Snehal Brahmat is here in the house. How do you feel? Excited? हंगर के लिए अगर आप आगे जाके सपोर्ट भी कर रहे हो तो कौन से किन लोगों को ज़रूरत है उसका रिसर्च करना बहुत ज़रूरी। किसी को चाहिए कपड़े और आप जाके दे रहे हो खाना तो उसका रिक्वायरमेंट सॉल्व नहीं। स्नेहशिल्प के भी आप इवन मार्केटिंग कैंपेन्स भी काफ़ी करते हो। सो पहले मुझे ये पूछना है कि एनजीओ में मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है? मैं लिटरली वहाँ से निकल के इतना रोई हूँ और मैंने बच्चों को बोला अब मैं ऐसी जगह नहीं आऊँगी। एंड वो टाइम पे मेरा सन भी मेरे साथ आया। भीख मांग मांग के इतना ज़्यादा वो पैसे इकट्ठा कर रहा है कि वो कर सकता था वो फिर भी नहीं कर रहा, और ऐसे पूरी फैमिलीज घूम रही होती है। और अगर मैं कुछ भी लाइफ में बहुत डेप्थ में सीखी हूँ या समझी हूँ तो दैट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड इज माई मेंटर, इज माई गाइड। आप बराबर भी नहीं, आप हमेशा से भगवान ने ही आपको ऊपर रखा हुआ है। और प्रॉब्लम इसकी जो जगह पे आपको ऊपर रखा हुआ है उसका आप ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और आपको किसी और की थाली में घी ज्यादा लग रहा है। मैम लिटरली ये चौथी बार है ये एपिसोड में, क्या मतलब लिटरल गूज़बम्प्स है ऑनेस्टली। Hi everyone, welcome back to Level Up with Anona, where we take you one step ahead with every conversation of ours. और आज का जो एपिसोड था, it was one step ahead, because आज हमने स्नेहल ब्रह्मट से बात की है from स्नेहशिल्प फाउंडेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कॉन्वर्जेशन था आई बिलीव, क्योंकि हमने एनजीओज कैसे स्टार्ट होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे फंडिंग रेज करते हैं और हम कैसे जुड़ सकते हैं, इस बारे में तो बात की है, पर बहुत सारे सोशल इश्यूज को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा है। फेमिनिज्म, हंगर, एजुकेशन, पावर्टी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सोशली बहुत बड़े बन गए हैं, पर उसको हम एक स्टेप लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, दैट शुड बी द थिंग दैट वी नीड टू लर्न। और वो बोलते हैं ना कि यार गरीब दिखा उसे पैसे दे देने चाहिए, बट एक्चुअली आप उसको पैसे दे के आप उसकी मदद कर रहे हो, इस मतलब डू यू थिंक ये चीज़ एक सोचने की है। और ऐसे बहुत डीप टॉपिक्स के बहुत अलग पर्सपेक्टिव आज मैम ने दिए हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी और कुछ भी आप जानना चाहते हैं, यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नमस्ते मैम, वेलकम टू लेवल अप विद अनोना। Super excited to host you. And guys, first of all, I mean, she is one of the most inspiring lady of Ahmedabad. And inka love for sarees has become my love for saree. And I've always been saying her that she is an epitome of elegance. So thank you so much. And Snehal Brahmat is here in the house. Thank you so much, ma'am, for joining us. How do you feel? Excited? No, and you look so pretty, first of all. And okay, so जैसे बहुत सारे questions when it comes to, because you have स्नेहशिल्प फाउंडेशन, right? So बहुत सारे questions आते हैं, it comes to NGO and कैसे लोग start कर सकते हैं और how does it work, funding कैसे raise होती है, and you've been running it great. तो मेरे को first of all आपकी journey जाननी है कि how did you enter into this and कैसे आपने स्नेहशिल्प चालू किया? Actually it was a dream. ड्रीम नहीं, बट जब छोटी थी तभी से ऐसा लगता था कि मतलब सबकी हेल्प करनी चाहिए। बट तब का तब होता है, कभी कभी ऐसा भी सोचती थी कि भगवान मुझे इतने सारे पैसे दे दें तो मैं सबको सुखी कर लूँ, मतलब माइंडसेट भी वो थोड़ा मैच्योर स्टेज नहीं था। बट विद द टाइम फिर फैमिली में रख गए सब कुछ, तो थोड़ी बहुत जो भी हो सकती थी हेल्प हम लोग करते रहते थे। बट तब का माइंडसेट ऐसा था कि अगर दाएं हाथ कुछ करे तो बाएं हाथ को समझ नहीं आना, पता नहीं चलना चाहिए। दैट कोविड जब आया वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तब ऐसा था कि सच में जितना हो बन पड़ता था हम लोग कर रहे थे, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी फील हो रही थी कि कहीं छूट रही है। मतलब मैं कॉल करके सबको बोलती थी कि यहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए तो बताना, यहाँ पे कुछ हेल्प। तो तब ऐसा लग रहा था कि वी वर रेडी टू हेल्प और नीडेड पीपल भी है कि जिनको वो हेल्प चाहिए, बट दोनों आपस में पहुँच नहीं, एक ट्रैक नहीं है, कैसे कनेक्ट करें। ओके फिर टीम ने, यश ने, एक अच्छे फ्रेंड ने, सबने सलाह दी कि ऐसा कुछ फाउंडेशन जैसा करो, एनजीओ जैसा, ताकि सबको पता चले कि यू आर देयर, तो सामने से लोग आए। अदरवाइज वो पीरियड मेरे लिए बहुत क्रूशियल था कि आई वांटेड टू हेल्प पीपल, बट
सबको पता नहीं चल रहा, तो जितनी चाहिए करनी इतनी कर नहीं पा रहे थे ऐसा। सो मतलब रिसेंटली 2020 अराउंड यू हैव स्टार्टेड द एनजीओ, राइट? और उससे पहले वहाँ आप क्या कर रहे थे? इससे पहले शिल्प में काम कर रही थी। शिल्प भी मेरा रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ था। एनजीओ ज्वाइन करने के 2 साल में एनजीओ शुरू किया। उससे पहले मैं पिलाटिस स्टूडियो चला था। वाओ, यास्मीन कराची। वाओ, ओह नाइस, वेरी नाइस। सो अब ये जो शिफ्ट आया है आपका एनजीओ की तरफ, तो हाउ इज़ द फीलिंग? मतलब अभी आप रोज़ वो एक कॉज के लिए आप काम कर रहे हो, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? मतलब मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही हूँ, एक कॉजेज तो है, बहुत सारे हैं, पर ये शायद मेरे इंटरनल फुलफिलमेंट के लिए ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं मेरी हैप्पीनेस का रीज़न भी एनजीओ है। वाओ। बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास, जैसे हंगर है, ज़ीरो हंगर पे काम करते हैं हम, फिर एजुकेशन, दैन और लेबर कॉलोनीज़ है, उनके लिए उनके जो फीमेल्स है उनके सपोर्ट में आके आते हैं टू एजुकेट देम अबाउट हाइजीन एंड हेल्थ है, राइट। बट ये पूरा जो, क्योंकि ये जो आपने इतने मतलब कॉज सिर्फ नाम लिए हैं, बड़े बहुत बड़े कॉजेज है, और इनको इम्प्लीमेंट करना, वो भी लोगों के, ऐसे लोगों के पास पहुंचना जिनको पहले तो समझाना ही इतना डिफिकल्ट होता है, तो वो प्रोसेस कैसी रहती है? आप एक, अगर किसी, सपोज जैसे आपने एजुकेशन की बात करी, तो आप कैसे लोगों तक आप पहुंचते हो और उन्हें समझाते हो कि ये आपके लिए ज़रूरी है? हाउ डज इट वर्क दैट वे? यूर राइट कि डिफ़िकल्ट तो होता है, बिकॉज सी अगर हम यहाँ बैठ के देश की एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, पर वहाँ जाके वो बात करना मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है। उनको उनके माइंडसेट तक जाके समझाना पड़ता है, कई बार उनके जैसा भी बन जाना पड़ता है, आई एम श्योर। फिर जैसे जाके बोलेंगे कि अच्छा बढ़ाओ तो जॉब करेगी, ये करेगी, एंड दे आर लाइक वेरी सेटिस्फाइड कि वी आर ओके, मतलब अच्छा, ये माइंडसेट है। हाँ, ये माइंडसेट है। सो एक पूरा स्ट्रक्चर और एक कल्चर बन चुका है कि अगर जैसे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, बाद में वो लेबर वर्क करेंगे। सो ये पूरा जो है उसको तोड़ने के लिए मतलब गवर्नमेंट भी हेल्प करे, हम लोग भी आगे जाके हेल्प करे, बट पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। ओह, इज इट? दे वांट देयर लाइफ एज इट इज़, कि ऐसे ही चलता रहे, इसमें हम खुश हैं। उनको ना किसी चीज़ की परवाह है, ना कोई चीज़ की, उनको बस ये लाइफ में दे आर हैप्पी। तो आप कैसे उनसे स्टार्ट करवाते हो? मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट काम रहता होगा। है कि उनके पास जाके उनके माइंडसेट तक जाके बैठना पड़ता है, जैसे उन समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है कि ठीक है, ओके, चलो, हमको भी कुछ पता नहीं चलता है, हम यहीं से हम दोनों शुरुआत करते हैं। ओह वाह, आई मीन वही जो ऐसे, मतलब ऐसा होता है ना, और स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करूँ मैम, तो ये एक माइंडसेट हो जाता है कि यार एनजीओ है तो पैसे हैं तो इसलिए लोग एनजीओ स्टार्ट कर देते हैं, पर ये एक्चुअल ट्रूथ है कि वो स्टार्ट करना इज़ नॉट वन थिंग, उसको कैसे पूरा इम्प्लीमेंट करना है इज़ अदर थिंग। तो मैं पहले अगर एनजीओज़ का जैसे हमने पूरा डिस्कशन किया, तो अगर एक इंसान को थोड़ा मैं समझना भी चाहती हूँ कि किसी को एनजीओ स्टार्ट करना हो तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? मतलब पूरे गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल्स लेने होते हैं? हाउ डज इट वर्क दैट वे? सी एनजीओ तो मतलब मैं 2 साइड की बात कर रही हूँ। एक तो एनजीओ स्टार्ट करना एक सोच सोच है सबसे पहले तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस एनजीओ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सोच से पहले आप किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते। सो पहले तो हमारे अंदर उसकी स्ट्रॉन्ग सोच होनी चाहिए कि इसको हम आगे लेके जाएंगे, कि वो वन नाइट का वो भावना नहीं है कि 2 दिन में क्रिएट की फिर मूड चेंज हो गया, चेंज कर दिया, वैसा नहीं है। सो एक तो नियत होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा गवर्नमेंट के हिसाब से आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे उसके रजिस्ट्रेशन होता है, एंड उसके जैसे पूरा इसके ट्रस्टीज बना, राइट, हिसाब से काम होता है। ओके, और इसे गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है एनजीओस में? सी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर ही रहे हैं। सो एज अ प्राइवेट प्लेयर जैसे हम एनजीओ चला रहे हैं, वी ऑलवेज मेक श्योर कि जितना बन पड़ता है हमसे हम करें। जो सेगमेंट में गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती है, जो मतलब कैसा
अगर वो लोग नहीं पहुंच पा रहे तो कोई रीज़न होगा। हाँ ऑफ कोर्स। सो वी ऑलवेज ट्राई कि हम लोग वो जगह पे थोड़ा इतना डेप्थ में जाके काम। ओके तो पर इसमें जो आप जैसे बोल रहे हो, आप इनिशिएटिव कैसे चूज करते हो फिर कि मुझे आज जैसे अब मैंने रिसेंटली देखा था आपने इनफैक्ट पुलिस स्टेशन पे जाके आपने कंप्यूटर्स बांटे थे, आप अपने मैराथन भी कराते हो, ड्रग फ्री मैराथन, सो काफ़ी चीज़ें आप करते रहते हो, तो आप ऐसे इनिशिएटिव और सोशल कॉज चूज कैसे करते हो कि मैं इसके लिए काम करना चाहती हूँ? सो हमारे एनजीओ मतलब हमारे फाउंडेशन का एक फॉर्मेट वही है कि जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत है वहाँ जानी है। ओके बट मेजरली जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, राइट। तो अगर पॉपुलेशन यूथ की ज़्यादा है तो यूथ स्ट्रांग भी होना चाहिए, यू नो। नेक्स्ट। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा यूथ स्ट्रांग नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ ऊपर से वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 100%। या सिर्फ उनकी जो एनर्जी है उसको हमें चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हाँ बहुत सारे सेगमेंट में जैसे स्टार्टअप्स हो गए, तो उसमें ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों को स्टार्टअप्स बहुत सारे क्वालिटी वाले अच्छे स्टार्टअप हैं, वो इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, और इन्वेस्टर्स जो है वो उनको स्टार्टअप्स तक रियल में पहुंचना होता है। सो हम उसका एक पूल बना देते हैं, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। और जैसे मैराथन की बात हो गई, तो मैराथन में वही है कि अवेयरनेस, ड्रग फ्री फ्यूचर, ड्रग फ्री इंडिया का जो अवेयरनेस स्प्रेड करना है, उसके लिए उस पर हम काम करते हैं कि कोई भी आके ऐसे नहीं बोलेगा हमको कि हमारे बच्चों को या हमें ये जो सब्सटेंस है उससे थोड़ा मतलब उससे डिस्टेंस करना है या बंद करना है। हाँ क्योंकि तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि एक साथ इतने लोग मिलके आवाज़ तो करे, क्योंकि वो ही सबसे पहले नहीं हो रही है, सब अंदर अंदर बात करें। सही बात है। मतलब सब्सटेंस के बारे में बात करना मतलब शर्म वाली बात है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है मार्केट में वो है। तो अगर उस पर आवाज़ ही नहीं उठेगी, अगर साथ में मिलके लोग बात ही नहीं करेंगे, तो उसके आगे का स्टेप तो सोचने का मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है। वाह, मेक सेंस। तो पर आपका एनजीओ में एक बार समझना चाह रही हूँ, जैसे आपने अभी बोला कि यूथ के लिए जैसे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टिंग चाहिए या कुछ भी, तो उसके लिए हम काम करते हैं, तो कौन से सेगमेंट को कवर करता है? इज इट लाइक फ्रॉम द पुअर, यू नो, फ्रॉम द ग्राउंड लेबर से लेके फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, सो हर एक सेगमेंट कवर किया जाता है? हाउ डज इट वर्क दैट वे? इसकी हर एक सेगमेंट कवर किया वैसे तो मैं नहीं, अभी तो हमें बहुत आगे जाके, हाँ ऑफ कोर्स, बट एज ऑफ नाउ बहुत हम लोग रूट से काम कर ग्राउंड लेवल पे जाकर, क्योंकि किसी भी चीज़ की सद्दे को अगर हम ठीक करने जाएंगे और अगर उसके रूट्स ही ठीक नहीं होंगे तो फिर से वही मतलब कोई मीनिंग नहीं रहेगा उस चीज़ का। सो वी ऑलवेज यू नो वर्क लाइक कि किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए या किसी भी चीज़ में बदलाव लाने के लिए उसके रूट पे जाके कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से होती है। हाँ में जाके तो पूरी रिसर्च होती होगी आई गेस उसकी, तो यू हैव अ होल प्रॉपर टीम फॉर दैट, एंड जो रिसर्च करते हैं एंड देन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऐसे। ओके नाइस, मतलब it's actually a whole work, a whole company, a whole initiative that is daily working. There are people who are bifurcated with different work that they are doing. पूरा अच्छे से उस तरीके से काम किया जाता है। अगर मैं आप मतलब जो आपकी जैसे पूरी टीम है इतना काम करती है, तो हाउ इज द टीम? मेरे को तो आपसे ये पूछना है कि आपने पूरी प्रॉपर टीम अलाइन कर रही है, हु आर द टीम मेंबर्स एंड हाउ इज इट वर्किंग? हमारी टीम 9 बच्चों की है, एकदम यंग, पैशनेट, डायनेमिक। और सच में बताऊँ, मैं उनसे काम करवाती हूँ या वो मुझसे काम करवाते हैं, वो कभी कभी पता ही नहीं चलता है। मतलब मेरी टाइमलाइंस वो डिसाइड करते हैं, जैसे आप तशरीफ रीचा सबको जानते हो। हाँ सो वो लोग सर पे हंटर लेके खड़े होते हैं, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कितना करूँ। हाँ और कुछ भी बोले भी ना, मैम आज ना ये विजिट करना पड़ेगा, आज ये करना पड़ेगा, तो कभी कभी लगता है कि ये लोग नहीं होते ना तो मैं जितना काम कर रही हूँ उतना शायद नहीं कर। तो आपके लिए टीम कितना मैटर करती है? 100%। और आप डेलीगेट मतलब अपना काम डेलीगेशन करने में विश्वास रखते हो फिर? मेरा काम क्या है, ये हमारा काम है एक्चुअली। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मैम आपको ये करना है,
कभी कभी मैं भी दे देती हूँ कि ये तुम करोगे ये कभी कभी मैं जनरली वो देता है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसमें इंटेंस नहीं है कि सिर्फ मैं करूँगी और ये लोग कुछ मतलब सिर्फ सुनेंगे। ये बच्चे ऑलवेज फील्ड में होते हैं, वो लोगों तक जाते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, जो कि मैं समहाउ नहीं हर जगह पहुँच सकता। तो उनकी नज़र से यूथ को देखना, उनकी नज़र से जो पूरा एनवायरनमेंट है उसका जायका लेना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनता है। सो उनको सुनना वो मेरे लिए 100% ज़रूरी भी है और वो अच्छा भी होता है, वो टर्न भी बहुत सक्सेसफुली होता है उनकी बात सुन के। वेरी नाइस। विच इज़ गुड। आई एम ब्लेस्ड विद दी वेरी गुड एंड पैशनेट टीम। हाँ, ये बोलते हैं ना मैम कि एक फाउंडेशन किसी भी कंपनी बिजनेस का वो लोग होते हैं, वो टीम ही होती है, और अगर वो खुश नहीं है साथ में काम करने में तो आई थिंक it you know stammers somewhere. डेफिनेटली। और कोई भी सक्सेसफुल होता है या सक्सेसफुल इन द सेंस कि कोई भी कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो एक बात 100% सोच लेना कि उसके पास अच्छी टीम है। वाओ, टीम वर्क बहुत अच्छा है। मेक सेंस। उसका श्रेय पूरा टीम को जाता है, बेस्ट टीम को जाता है। वेरी नाइस। सो मैम, जैसे आपने बात की कि बिफोर स्नेहशिल्प यू हैड योर ओन पिलाटेस स्टूडियो एंड एवरीथिंग, तो अब मैं आपसे फिटनेस का, अब आपकी लाइफ में वो कितना है फिटनेस पर से एंड कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब मैं हमेशा, मतलब बात बात पे ये स्टेटमेंट निकलता है कि अगर मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सही हूँ मेंटली एंड फिजिकली, तो ही मैं सबका ध्यान रख सकती हूँ, यू नो। तो सबसे पहले मेरे लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ों का कोर ही मेरी फिटनेस है, तो मेरे लिए इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपका डेली रूटीन में रहता है, मतलब एवरी डे 1 or 2 hours you're doing something or the other thing? then functional training, pilates, but डेली का 1 or 2 hours maximum. Oh wow, it's very much. 1-2 hours is not less. इन तीनों में आपका फेवरेट कौन सा है अगर मैं पूछूं? योगा, पिलाटेस और आप टेस्ट करो। पिलाटेस, I guess. I've started doing yoga. वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। I think somehow they merge ना, मतलब aesthetic, वो calisthenic and everything. योगा से ही की थी। अच्छा, okay. एंड योगा भी मैं अभी भी रेगुलरली करती हूँ। Okay. दोनों का अलग हाँ है, अलग वर्क है। और जैसे योगा में भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और माइंड इतना मतलब सही रहता है, फोकस रहता है। और तो पिलाटेस से इतने मतलब छोटे छोटे मसल्स होते हैं बॉडी के, जो हमें कभी भी फील नहीं हुए होते, वो पता चलता है कि अच्छा ये मसल्स भी है। तो उसमें भी ऐसा है कि एक कोर स्ट्रेंथ और वो सब स्ट्रॉन्ग होता है। सो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। वाह। एक जैसे मार्केट में बोलते हैं ना हर चीज़ का, तो हाउ इज इट, इसमें भी आपके कंपैरिजन होते हैं क्या? लोग बात करते हैं कि यार मेरा एनजीओ तुम्हारे एनजीओ से बेटर है एंड ऑल ऑफ दैट। डज दैट हैपन हियर आल्सो इन दिस इंडस्ट्री? सी मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बट क्योंकि हम लोग अपने में इतना बिजी रहता है कि इतना टाइम नहीं मिलता कि ऐसा कभी सोचे भी। बट एक चीज़ बताऊंगी कि अगर ऐसे काम में कंपटीशन है ना, कोई दूसरा फाउंडेशन या एनजीओ ऐसा सोच रहा है कि हम लोग इस फाउंडेशन से बेटर करें, तो उससे बड़ी बात और अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो ये कंपटीशन अगर नहीं भी है तो होना चाहिए। मेक्स वेरी वेरी गुड पॉइंट, मेक्स सेंस। बट आपके आगे अगर मैं आपसे पूछूं, आपके फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या है? व्हाट डू यू वांट टू डू फर्दर? अगर आपके कुछ सोचा हुआ है प्लानिंग में तो बहुत कुछ है, बट सी वी आर ऑलवेज जैसे जैसे कोई भी चीज़ की जगह बनती है वैसे हम आगे बढ़ते हैं। सोच के तो बहुत कुछ रखते हैं, बट एक्चुअल डिमांड कौन से सेगमेंट में है, हमें कभी कभी लगता है कि ये करना चाहिए। जैसे बहुत पहले मुझे ऐसा था कि हंगर के लिए कुछ करना चाहिए, तो हंगर के लिए अगर आप आगे जाके सपोर्ट भी कर रहे हो तो किन लोगों को ज़रूरत है उसका रिसर्च करना बहुत ज़रूरी। अगर आप फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या किसी को खाना प्रोवाइड कर रहे हो, और दूसरी साइड में ऐसा होता है कि खाना इतना वेस्ट हो रहा है, नेक्स्ट दोनों का एक सॉल्यूशन लाना बहुत ज़रूरी है। सो वैसे ही हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि
कोई भी इनिशिएटिव लेना तो उसको सिर्फ एक पार्ट को कवर करने के लिए नहीं, ताकि एक साइड के करे और दूसरी साइड में अगर चीज़ें खराब हो रही है वहाँ पे ध्यान ही नहीं जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैराथन किया तो मैराथन तो होने को हो जाए, पर मैराथन होने के बाद वो जो कचरा और सब कुछ मतलब जो पॉल्यूशन बढ़ता है उसका कोई नहीं देखता है। तो हम लोग साथ में अगर उसकी प्रिपरेशन भी हमारे पास है देन ओनली वी आर गोइंग अहेड कि अच्छा, तो आप पूरा प्रिपेयर करते हो फिर उसके लिए? व्हाट डू यू डू अबाउट इट? क्या क्या करते हो आप? कई ऐसे फाउंडेशंस होते हैं, कई ऐसे लोग जुड़ते भी हैं। अदरवाइज भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि जैसे ये लोग रनर्स रन करते हैं तो वो टाइम पे कुछ भी प्लास्टिक डाल दिया, कचरा डाल दिया तो दे कलेक्ट, ताकि वो रूट साफ ही रहे। अच्छा, वो पूरा आप साथ में करते रहते हैं। और इसका जैसे आपने मैराथन भी करी, तो इसके आप इनिशिएटिव्स का मतलब एक होता है ना रिजल्ट की, हाउ इज इट मेकिंग द इम्पैक्ट, तो वो रिजल्ट को कैसे आप मेजर करते हो? एक्चुअली मैं बोलूँगी उससे भी ज़्यादा, फिर भी मैम मतलब आई नो बट वी वांट टू अंडरस्टैंड एंड या जब इसका इनिशिएटिव लिया तब ड्रग फ्री फ्यूचर का था, मैराथन पिक्चर में ही नहीं था। बट लोगों को ज़्यादा गैदर कैसे किया जाए ताकि वो अवेयरनेस स्प्रेड हो। तो 100 लोगों की साइकिलिंग सोचा था, फिर उसमें से ऐसा सोचा कि एक रैली करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी मोटी सोचा कि एंड ऑफ द टाइम हम सोच रहे थे कि लोग मिलने चाहिए, ज़्यादा गैदर होने चाहिए, ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए। फिर पता नहीं कैसे सोचते सोचते मैराथन हो गई, 10,000 का रिस्पॉन्स मिला लास्ट ईयर। ओह वाओ! इस बार 20,000 लोग जोड़े। और जब सबके मैसेजेस आने शुरू होते थे कि, और नाउ तो हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आने लगे हैं कि मतलब हमारे किसी फ्रेंड को या किसी नोन पर्सन को ऐसा कुछ इश्यू है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लाना है। अच्छा, तो नाउ वी आर हैप्पी कि ये अवेयरनेस आगे जा रही। तो आप ऐसे कुछ मंथली बेसिस पे कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट जो आगे से मदद मांगे उस पे आप जाते हैं, ऐसे कुछ प्लान्ड डिसीजंस ऐसे होते हैं? अभी आने वाले 2-3 साल तक तो अवेयरनेस इज हायर, उसके बाद आगे कुछ सोचे। पर आपने ड्रग फ्री पर्टिकुलर, आप मतलब यूथ का जैसे आप इतने फोकस कर रहे हो, तो वाई आपने ड्रग फ्री ऐसा क्यों चूज किया? आप हाउ इज द मार्केट फॉर, मतलब नॉट द मार्केट बट कैसा है, ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक? आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द नंबर्स, बट हो तो रहा है ओवरऑल मतलब कंट्री में कहीं ना कहीं। और मेन चीज़ ये है कि टारगेट मतलब हमारी स्ट्रेंथ, जो हमारे यंग किड्स हैं जिनके पास करने को लाइफ में बहुत कुछ है, वही एनर्जेटिक, जो देश का भविष्य भी है, यू नो, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि जो मतलब कुछ सोचने समझने की एज में आए, उससे पहले इन लोगों को इस चीज़ के अंडर ले लिया जा रहा है। सो अब ये ऐसी चीज़ है कि आप 1-to-1 जाके समझ भी नहीं पाओगे कि अच्छा ही इज़ दैट शी इज़ दैट, मतलब कौन सा बच्चा कर रहा है वो भी नहीं समझ आएगा। सो अवेयरनेस इज़ दी ओनली वे। तो इनफैक्ट मेरे को ये इससे ये भी दिमाग में आया कि जैसे स्नेह शिल्प के भी आप इवन मार्केटिंग कैंपेन्स भी काफ़ी करते हो। सो पहले मुझे ये पूछना है कि एनजीओ में मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है? काफ़ी क्वेश्चन ये क्योंकि उठते होंगे, मुझे सडन आया, आई थॉट लेट मी आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी, अगर मैं किसी भी चीज़ के ऑपोजिट में नहीं बोलूँ, बट अगर हम कोई ट्रिप कर रहे हैं, अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, डायमंड्स पहने हैं, किसी प्रोडक्ट को भी जैसे एडवर्टाइज करते हैं, हर चीज़ के लिए मार्केटिंग इज़ द बेस्ट, राइट, लोगों तक पहुंचाने का काम बेसिकली। हाँ, तो अगर अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ सोच रहे हैं, और सोसाइटी में जो जो सच में इश्यूज है उन पे अगर वर्क कर रहे हैं, तो उसको मार्केट क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं सोच रही हूँ अगर उससे सिर्फ उसमें शायद 500 लोग यू नो हो गए, और इसमें अगर 5 लोग भी इस चीज़ से
अट्रैक्ट होके ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं मार्केटिंग से, तो बुरा क्या है? जैसे मैंने बोला कि इसमें कंपटीशन, इसमें सब लोग साथ में आए, ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ, वो तो है। तो पर एनीबडी इफ दे वांट टू जॉइन, दे कैन जॉइन शिल्प फ्रॉम आउटसाइड। हाउ कैन दे एक्चुअली कनेक्ट? आपको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके एंड देन दे व्हाटएवर डोनेशन करना है या कुछ भी करना है, दे कैन डू दैट वे? हाँ, एनीथिंग। सी, एक तो मैं आपको अपनी खुद की सोच बताऊंगी। मेरे लिए चैरिटी फाउंडेशन करना इज नॉट ओनली अबाउट मनी। अगर एक छोटी सी सोच भी हो ना कि हमें फाउंडेशन के लिए कुछ अच्छा आइडिया आया है और हम लोग उस इनिशिएटिव में साथ में रहना चाहते हैं, देन आई एम लकी। क्लोथ्स हो गए, एक अच्छी सोच है, एक हेल्प करने के जैसे वॉलंटियर्स आते तो वो अपना टाइम दे रहे, तो वी आर ओके। तो मेरे हिसाब से फाउंडेशन के लिए हमेशा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, एक सोच होनी भी बहुत ज़रूरी है। एंड आपको पता चलता है मैम यू कि ये एक पैशन है आपके लिए, मतलब ये बहुत इमोशनल पैशन है, इट्स नॉट जस्ट कि बस करना है एंड कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। और एक बात कि सब लोग बोलते हैं कि लोगों के लिए करना, जो अंडर प्रिविलेज है, जो नीडेड, जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए करना। पर मैं बोलूँगी करके देखो, एक्चुअली ये हम अपने खुद के लिए कर, इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका कोई जोड़ नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन मतलब पर्सनली मैं बताऊंगी वो और कहीं से नहीं मिली। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि फाउंडेशन मतलब स्नेहशील फाउंडेशन का जो हम मार्केटिंग करते हैं उसमें काफ़ी लोग मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से भी जुड़ते हैं। ओके। सो जैसे उड़ीसा से एक लड़की है जो रेगुलर बेस पे फाउंडेशन में सपोर्ट करती है, ड्राइव करवाती है, वहाँ से भी यहाँ पे सपोर्ट कर। अच्छा, तो वो आपके सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। ओह वाह। वो जाने के वहीं से उनको पता है कि ये एकदम ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ है, ये लोगों का काम एकदम जेन्युइन है। वो पता कैसे चलेगा? एक यूएस से आंटी है, वो एवरी मंथ उनकी बेटी की जो डेट है उस दिन वो ड्राइव करवाते हैं और वो कंपलसरी है, वो करवाते ही है। तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको पता चला और उनको जेन्युइन लगा तब जाके, वरना बहुत सारे मीडियम्स हैं करने की भी, पर उन्होंने इसीलिए चूज़ किया ताकि वो उनको पता है कि ये जेन्युइन है। और वो पता कहाँ से चल? थ्रू सोशल मीडिया। हाँ, मेक सेंस। आई मीन एक इंसान को भी अगर वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही है एंड इफ समबडी कैन हेल्प दैट। मैंने अभी शेयर किया ना कि अगर 5 लोगों में भी अगर वो अवेयरनेस आ रही है, हमारे लिए उससे बेटर कुछ नहीं। ट्रू दैट, वेरी ट्रू। तो ऐसे अगर मैं आपसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कुछ ऐसे नेगेटिव साइड ऑफ हैविंग एन एनजीओ पूछूं तो कुछ है? इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, वो ही उसकी सबसे पॉजिटिव बात है। ओह वाओ। इज इट? आपको ऐसे कुछ मतलब कुछ तो होता होगा बट मैम नो। सी, मैं बोलूँगी कि और कुछ होने से ज़्यादा चैलेंजेस होती है, विच इज़ ओके। क्योंकि कोई भी नया इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी सेगमेंट में हम लोग भी नया काम करने चाहते हैं, तो उसका एक पूरा रिसर्च करना पड़ता है, उस पर सोचना पड़ता है कि इस पर क्या करें तो इफ़ेक्टिवली हम आगे बढ़ सके, इफ़ेक्टिवली इस पर वर्क हो और जो जिनको ज़रूरत है उन्हीं लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। तो जब काम शुरू करते हैं तब हमें भी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती। तो अगर ऐसी चैलेंजेस की बात करूँ तो कोई है स्पेसिफिक चैलेंज आपके दिमाग में? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड इन स्नेहशिल्प आल्सो? सच बताओ, कोई मतलब एवरीडे देयर इज चैलेंज। हाँ, वो तो है, या फॉर श्योर। एक बात बताओ कि टाइम टू टाइम फूड कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाना, वो भी अपने अपने एक चैलेंज। 100%। जैसे एक बहुत अच्छी बात शेयर करूँगी, जैसे फाउंडेशन में इनके थ्रू ड्रग फ्री अवेयरनेस स्प्रेड करना है, तो वो उससे बड़ी चैलेंज जर्नी कोई हो ही नहीं सकती, जर्नी और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि उसकी जो थॉट प्रोसेस क्रिएट हुई अपन और एग्जीक्यूशन, ये सारी मिला के हमारे पास सिर्फ 2.5 मंथ था। ओके, जब आपने पहली बार सोचा कि आपको ये करना है?
हाँ जब ये मैराथन किया था। हाँ और सोच शुरू भी कहाँ से हुई कि ड्रग फ्री फ्यूचर के लिए एक अवेयरनेस स्प्रेड करना है, ठीक है। कैसे करें। हाँ देन सोच भी बहुत 2-3 चीज़ें है कि ये करे, कुछ साइक्लोथॉन कर लेते हैं, 100 लोग होने चाहिए, 100 लोगों की रैली कर लेते हैं। फिर मैं भी ऐसी, टीम भी ऐसी, तो उन्होंने मिलकर सोचा कुछ बड़ा सोचते हैं। चलो सोचते हैं। देन मैराथन सोचते हैं, हाँ कर लेते हैं। पर मैराथन कैसे होती है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसकी जो काम करने की स्टाइल, मतलब कैसे फर्स्ट स्टेप क्या लिया जाए और लास्ट स्टेप कहाँ पहुँचा जाए, मतलब वो सारी चीज़ें सोचना वो अपने आप में चैलेंज ही। सही बात है यार। पर वो टाइम पे मतलब हमें नहीं लगा कि ये चैलेंज है, हमें उसमें कुछ लर्निंग मिल रही कि अच्छा है ये दौड़ रहे करेंगे, ये कर रहे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, कि जितना हम सोच रहे इतना बड़ा नहीं होगा, पर हमें कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। एट ऑफ द टाइम हम बेटरमेंट के लिए करें, अच्छाई के लिए कर। ट्रू। और वो एंड में जो एक खुशी देती है जब ये सारे चैलेंज, तो आई थिंक वही चैलेंजेस फिर हमको याद आता है, हम उसी को सोच के कि हाँ दिस इज व्हाट वी हैव डन, दिस इज व्हाट हैज कम आउट। सो ट्रू। तो अगर ऐसे मैं आपसे एक सक्सेस स्टोरी अगर पूछूं कि दिस इज समथिंग एक जिसने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किया हो, बट एक ऐसा कुछ भी इंसिडेंट जो स्नेहशिल्प का आपको याद हो, तो कोई ऐसा आप जो शेयर कर सकते हो हमारे साथ? सक्सेस स्टोरी तो मतलब एवरीडे मैंने बोला ना, किसी के फेस पे, किसी बच्चे के या किसी आंटी के या किसी के भी फेस पे एक छोटी सी मुस्कान देखना, वो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई सक्सेस स्टोरी है ही। और वो हम रोज देखते हैं ट्रू, स्नेहशील फाउंडेशन के थ्रू। पर मैं एक टर्निंग पॉइंट बताऊंगी कि फाउंडेशन आज जो है वो शायद तब इतना इंटेंस मेरे लिए था नहीं। तब मेरे लिए भी फाउंडेशन का और डेफिनेशन बस लोगों, ज़रूरियत वाले लोगों तक चीज़ें पहुंचा रहा था। राइट। सो बट जैसे एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पे भी वही हुआ था कि हम लोग गए तो थे उनका वो जो ग्रोसरी पहुँचाने के लिए। ओके। मैंने विजिट किया, मेरी लाइफ में ऐसा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इन आवर फैमिली, माय मदर इन लॉ, मैं नानी, मैं जिन लोगों को भी जानती हूँ, सब लोगों के लिए वी आर ऑलवेज देयर, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनका। और जब मैं राहिलवा आश्रम गई तो वहाँ जाके पूरा अलग ही एनवायरनमेंट था कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यू नो, उनके जिन्होंने जो पेरेंट्स ने उन्हें बड़ा किया है, पूरी अपनी ज़िंदगी दे दी है, और वो भी हंसते हंसते। उन लोगों के पास इन्हें देने के लिए ना टाइम है, ना पैसा है, ना रखने के लिए कुछ सोच है। सो मैं तो बोलती हूँ 2 रोटी में से 1 रोटी उन्हें खिलाओ, आप खाओ, जो भी है उसमें से बांटो। अगर उनको तब आप भारी नहीं पड़े तो आज वो आपको कैसे भारी कर सकते हैं। सो जब ये चीज़ देखा मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी, और मैं लिटरली वहाँ से निकल के इतना रोई हूँ। और मैंने बच्चों को बोला अब मैं ऐसी जगह नहीं आऊँगी। एंड वो टाइम पे मेरा सन भी मेरे साथ आया, तो उसने बोला मम्मा आप रो क्यों रहे, रोने की जगह आप ऐसा मत सोचो कि आपने आज यहाँ पे ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूट की, कल वहाँ करोगे। उससे बेटर है कि आपका 100% फोकस पहले इस जगह पे होना चाहिए। जहाँ से आप रो के आज निकले हो ना, वहाँ से आप जब भी निकलो ना तो आप अंदर एक खुशी लेके निकलो कि नहीं, जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो लोग खुश हैं। और आज सच में ऐसा है कि हम जाते हैं सारे आंटी को, मतलब एक आध भी आंटी दिखते नहीं है ना तो हम उनको ढूंढते हैं कि वो कमला बाग किधर है, ऐसे कर। और वो लोग भी पर्सनली हम सबको नाम से जानते हैं। तो आपसे आप बातें करते हो उनसे, कुछ वो शेयर करते हैं अपना ऐसे फीलिंग्स वगैरह? करते हैं, मतलब वो लोगों का तो एक ही कंप्लेन सबसे ज़्यादा होता है, हाँ आज वो टाइम पची देखा। मतलब उनके लिए 25 डेज भी कम लंबे हो जाते हैं। हाँ। और एक अभी उन लोगों का हम लोगों ने ट्रिप करवाया था। हाँ। सो मैं होल टीम वाज देयर, बट वो मेरे बेटे के एग्जाम्स थे तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं अभी गई, सबने सुना दिया मुझे कि आप नहीं आए थे। वो सबको पता है। हाँ, वो तो पूरा लगाव है, और वो जो नोटिस करते हैं, अदरवाइज उनको क्या फर्क पड़ता है कि हम तो जाके आए ना कि नहीं।
पर सबने नोटिस किया कि पर आप नहीं आए थे ना, अब नेक्स्ट टाइम आपको आना पड़ेगा। तो जो प्यार है और जो सर पे हाथ रख के वो लोग आशीर्वाद देते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि जब जाते हैं ना तो एक सेंटेंस सुनने को मिलता है कि अब कब आओगे। मतलब इंतजार हो रहा है, वो एक चीज। जब निकलते हैं तभी पता होता है कि ये लोग वेट कर रहे हैं। आई थिंक यही आपके लिए सक्सेस हुई। उस मैं बोलूँ ना ऐसी, मतलब ये पूरा टर्निंग पॉइंट था कि इसके बाद मैंने फिर इसका सही मायना समझी कि रिलेशन में ऐसा ऐसा भी। तो इसमें मैम अगर मैं आपसे से पूछूं कि कोई इंसान को अगर जैसे बोलते हैं ना कि कुछ करो, कर्म बहुत मैटर करता है, तो कुछ करो, तो अगर जैसे एक आपने कि हम वृद्धाश्रम में जाके लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, या जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए तो उनको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से 3 कॉज, अगर मैं बोलती हूँ कि कौन को किस कॉजेज को आपको जाके और सपोर्ट करना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो आप क्या बोलोगे उस पर? एक तो मैं एजुकेशन बोलूँगी, सर एजुकेशन और हंगर। ओके। दूसरा ओल्ड एज होम्स, सर एंड थर्ड यूथ के बेटरमेंट के लिए, उनकी किसी भी एरिया में अवेयरनेस के लिए जितना मन पड़ता है करना चाहिए। और एजुकेशन एंड हंगर, सपोज जैसे आपने बात करी हंगर की भी अगर मैं बात करूँ, तो क्या मतलब लोगों को हमें एनजीओ से कनेक्ट करना चाहिए, हमें मंदिर में जाना चाहिए? हाउ, व्हाट डू यू थिंक कि किस तरीके से एक इंसान स्टार्ट कर सकता है इस चीज़ में? कंस्ट्रक्शन साइट हो गया जैसे मैंने बात करी कि उधर जाके लोगों से जाके उनसे बात करो, मतलब हाउ, व्हाट डू यू थिंक? एक इनिशिएटिव प्रोसेस होता है ना जाके। हाँ, सो सबसे पहले किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी हेल्प करने के लिए आप आगे चाहते हो, तो सबसे पहले उसका रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। ओके। कि जैसे किसी को चाहिए कपड़े और आप जाके दे रहे हो खाना, तो उसका रिक्वायरमेंट सॉल्व नहीं हो रहा है। मेक सेंस। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जैसे लेबर कॉलोनी की बात, उन लोगों को पैसों की कमी नहीं है। ओके। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि उनके खर्चे कुछ नहीं, डेली बेसिस पे वो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं। कंजा ओके। बच्चा जैसे ही वो लोग मंथली 60,000 जितना अर्न कर लेते हैं। ओके। कंस्ट्रक्शन एंड लेबर क्लास जो है। ओके। पर प्रॉब्लम ये है कि उनको ज़रूरत है एजुकेशन की, कि वो जो कमाया हुआ पैसा है उसको यूज़ कैसे करें। वेरी गुड पॉइंट। हाँ, मेक सेंस। हाँ, अभी बीच में ही किसी के साथ डिस्कशन हो रहा था कि वो, मतलब वो जो पूरे आदिवासी एरियाज होते हैं वहाँ से मतलब विजिट करके आए होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ शेयर की कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते ही अच्छे से, मतलब वो लोग कमा लेते, पर उनको ना घर बनाना, ना बच्चों के एजुकेशन की परवाह है। परवाह तो छोड़ो, गवर्नमेंट इतना कर रही है तो वहाँ तक पहुँचाने की भी उन लोगों को कोई, वो लोग पहल नहीं कर, जितना उतना में खुश है। हाँ उतने में वो खुश है। हाँ। तो इतना पैसा जाता कहाँ है? ना उनको कोई सोशल रिचुअल्स कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ना अच्छे कपड़ों की कोई है, तो वो पैसा पूरा उनका सब्सटेंस के पीछे है। और यू नो इधर उधर बहुत चला जाता, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, सब्सटेंस एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये चीज़ पे उनको एडुकेट करने, क्योंकि ये एक्चुअली मतलब ये बात बहुत बहुत, मैं ऐसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि जो तू ड्राइव कर रही है या सिग्नल पे कोई आया, अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ मैम, क्योंकि उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इज़ अ क्वेश्चन, कि लगता है मुझे कि मैं दूँ, बट फिर वो बोलते हैं कि वो जो काम कर सकता है इंसान, बट पर वो भीख मांग मांग के इतना ज़्यादा वो पैसे इकट्ठा कर रहा है कि वो कर सकता था वो फिर भी नहीं कर रहा, और ऐसे पूरी फैमिलीज घूम रही होती है। सो दिस, ये मेरे को एक्चुअली आया दिमाग में कि ये चीज़ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि बेगर्स जो हो रहे हैं उनको हमें काम, जैसे आपने बोला ना कि काम के थ्रू किस तरीके से सपोर्ट करना है, वो चीज़ तुम्हें सोचनी पड़ेगी। तो काम के थ्रू सपोर्ट करना चाहिए या पैसे दे के सपोर्ट करना चाहिए? दैट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन। सी आप किसी को भी दे के कितना दोगे और कब तक दोगे? मतलब आप अगर, मतलब मैं अपना पर्सनल शेयर कर, हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे लग रहा है आज अगर मैं किसी एक इंसान को अगर भीख दे रही हूँ, तो मतलब ऐसा है कि मैं 4 और बैगर्स क्रिएट कर, हाँ,
जिसे एजुकेशन की कमी है उन्हें पता नहीं है कि काम करने से भी पैसा कमाए तो उससे जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो क्या होता है। वो समझ आने से पहले वो लोग यहाँ पे टर्न हो जाते हैं, जब चाइल्डहुड से। तो उनको कौन समझाएगा जाके कि अच्छा काम करना, पढ़ाई करना, कुछ कमाना वो ज़रूरी है। तो मतलब इजी हो गया ना, जो ज़रूरी था 5 रुपए आपने 10 रुपए दे दिए, वो 5 लोगों के पास जाके 10 रुपए और ले लेंगे। 100 रुपीज़ अगर छोटे बच्चे के हाथ में आज आ गया तो आगे जाके उसका मोटिवेशन ही बैकिंग रहेगा। वो फिर उनके लिए वही जो आपने बोला इनफ हो जाता है, देन ट्राई नहीं। और इसीलिए मैंने ये भी कि वो फैमिलीज दे कीप क्रिएटिंग मोर चिल्ड्रन कि वो और उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हाँ, ट्रू दैट। दिस इज वेरी गुड कि किस तरीके से हेल्प करनी है। वही आप जैसे बोल रहे हो तो मैं यही सोच रही थी कि वी कैन प्रॉब्ली अडॉप्ट देम कि हाँ एजुकेशन के लिए कि तुम्हें स्कूल अडॉप्ट इन टर्म्स कि तुम्हारा स्कूलिंग हम पे कर देंगे, तुम स्कूल जाओ। दैट कैन हैपन, आई मीन दैट मेक्स सेंस। तो वेरी आई मीन वही होता है मैम जो आपने, क्योंकि वो आप उस साइड हो, आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि ये चीज़ है। यही चीज़ हमें कॉमन जब हम देखते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एट टाइम्स कि हाउ टू हेल्प एंड किस तरीके से करना है, किस मीडियम से जाना है, वो सारी चीज़ें सोचने में बहुत डिफिकल्टी होती है। आपकी मैम मैं थोड़ा शिफ्ट गेयर करूँगी आपकी पर्सनल लाइफ पे। अगर मेरे को अब आपसे पूछना है बिकॉज आपसे जितनी बात हुई है ना, वेरी काम पर्सन एंड आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू बैलेंस, मतलब ये एक विमेन एंड बैलेंस वाला क्वेश्चन है, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी हाउ डू यू बैलेंस इतना कि घर, क्योंकि इतनी पूरी फैमिली है, स्नेह शिल्प का इतना काम है और शिल्प का इतना काम है, सो बैलेंसिंग एंड योर टाइम मैनेजमेंट तो क्वेश्चन होता है। व्हाट इज योर मंत्र एंड फंडा फॉर दैट? मैं सच में बताऊँ, अगर सोचने बैठूंगी हाँ इसमें से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ट्रू, एक्चुअली हाँ सही बात है। देखो प्लान करके हम बैठे कि आज ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मैं मस्ती में बोल भी देती हूँ कि 48 आवर्स होने चाहिए दिन। हाँ क्योंकि sure. ऐसा लगता है हाँ, और हमारा शेड्यूल किया हुआ कभी चलता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी, मतलब चीज़ें हमेशा ऑन टाइम ही होगी, सब कुछ सेम ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे आज मैं कंपनी का कुछ काम कर रही हूँ, मीटिंग है, और अगर मेरी बेटी स्कूल गई है, मुझे पता है कि 12 बजे वो स्कूल से आएगी, ठीक है, मीटिंग मैंने सेट की है 10 बजे, और अगर स्कूल से फ़ोन आ गया कि उसको लेने जाना है, एज एन एग्जाम्पल मुझे जाना है उसको लेने, तो मैं मीटिंग अटेंड करूंगी कि उसको लेने जाऊंगी? ऑब्वियसली मैं मीटिंग उसको लेने जाऊंगी, ऑब्वियसली मैं उसको लेने जाऊंगी। बट द थिंग इज कि प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती, बहुत इम्पोर्टेंट। और कभी कभी बहुत काम भी होना पड़ता है कि इट्स ओके अगर कोई चीज़ मेरी टाइमलाइन से नहीं हुई, हाँ, तो दैट इज ओके, पर वो टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत कौन सी चीज़ की? क्योंकि मैं सिर्फ एक बिजनेस वूमन नहीं हूँ, सबसे पहले मैं एक माँ हूँ, एक वाइफ हूँ, एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरी प्रायोरिटी है। और मैं सबसे पहले एक्शन उस चीज़ पे लूँगी जहाँ मेरे बिना वो काम वो टाइम पे नहीं होगा। और भगवान की दया से सब मैनेज हो जाता है। बट आपने ये प्रायोरिटी अपनी खुद की कैसे से, मतलब मैं बोलती हूँ ना मैच्योरिटी का और उसमें जो डिफरेंस है कि यही क्रिएट होता है कि मैं कहीं नहीं हो पा रही हूँ तो आप वो एक्सेप्ट करते हो कि आप नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपकी ये प्रायोरिटी है, पर वो प्रायोरिटी को आप कैसे अपनी आपने खुद ने डिफाइन किया मैं आपसे कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, वो आपने कैसे खुद के लिए चुना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। और सबसे पहले तो हर इंसान हर जगह पे नहीं हो सकता, और मैं भी जादू नहीं हूँ कि आई कैन बी एवरीवेयर। ऑफ कोर्स बहुत लोग पूछते भी है कि कैसे कर लेती है इतना। हाँ, और सच में बताऊँ, पर्सनली अगर मेरी साइड में मेरी जगह आके बैठ के देखोगे ना, तो मैं ऐसा कुछ भी अलग और बहुत बड़ा नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे से और बहुत सही जगह पे मैं उसको रखती हूँ कि मैं उस इन्वेस्ट करती हूँ कि मैं टाइम बच रहा है उसको मैनेज कैसे। और एट अ टाइम देखो वो सर्कल पे ना एक सर्कल आता है, जैसे सबसे पहले मैं हूँ, तो मेरा अपना आप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मैं आगे जाके कोई काम कर पाओगे, हेल्प भी या कुछ भी करना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, देन फर्स्ट सर्कल में आते हैं मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे।
देन थर्ड सर्कल में मेरे इन-लॉज, मेरे मॉम डैड एंड ऑल। उसके बाद आता है शिल्प। ओह वाओ, आई वेंट गूज़बम्प्स, आई वाज शिल्प सबसे ऊपर है, हाँ। बट जो डे की प्रायोरिटीज होती है True, आपकी, makes sense. उसके हिसाब से, क्योंकि शिल्प में बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं, बट ये सारी जगह ऐसी है कि जहाँ मुझे जाके सबसे पहले नीड मेरी ही क्रिएट होने वाली है। सो वो और फाउंडेशन और शिल्प। वाह, तो आपने इन प्रायोरिटीज को सेट करते हुए ना बोलना, हो जो बोलते हैं ना लर्न टू से नो, वो सीख लिया है। लोगों को ना बोलना बहुत चाहिए रहता है, क्योंकि हाँ, ना बोलना अच्छा भी होता है क्योंकि आई नो। क्योंकि ऐसा है कि अगर जैसे मैंने अभी बोला कि आप हर जगह नहीं हो सकते, एग्जैक्टली। एंड द थिंग इज कि प्रायोरिटीज क्या है। अगर आज किसी के वहाँ पार्टी में मैं जा रही हूँ और एट द सेम टाइम अगर मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत, तो ये टाइम पे मुझे सोचना पड़ेगा कि अभी प्रायोरिटी क्या है। और जो अगर वो अच्छे फ्रेंड्स हो गए, अगर वो लोग अच्छे हो गए या वो अंडरस्टैंडिंग हो गए, तो वो समझने ही वाले हैं कि उसका कैसा लाइफ है। ये तो है, मतलब मैं भी यही बोलती हूँ, मतलब मेरा बहुत छोटा सर्कल हो गया मैम अब, पर वो सर्कल है जिन्हें पता है कि मेरे को जब वो 4 महीने बाद भी कॉल करेंगे तो मैं होंगी, बट मैं हर समय नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी अपनी एक लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ है, और वो जो होता है ना, जो प्रायोरिटी और चूज करना पड़ेगा, तो आई थिंक द राइट पीपल अंडरस्टैंड दैट। जो आपको सच में समझते हैं, जो आपकी सच में परवाह करते हैं और जो सच में प्यार करते हैं, वो लोग 100% समझ जाते हैं। प्रायोरिटीज़ को भी समझेंगे, आपको एट ए टाइम कहाँ पहुँचना चाहिए, एट ए टाइम आपको कहाँ होना चाहिए, वो भी उसको, उस चीज़ को भी वो लोग हाँ, एग्जैक्टली। आपके हस्बैंड का इसमें फिर कैसा रोल है आपकी लाइफ में? आई वुड से इज एवरीथिंग टू बी। एक्चुअली मैं जो ये हैप्पीनेस की, सेल्फ लव की, नॉन जजमेंटल होने की, ये सारी जो बातें कर रही हूँ ना, वो शायद पहले से मुझ में नहीं। और अगर मैं कुछ भी लाइफ में बहुत डेप्थ में सीखी हूँ या समझी हूँ, तो दैट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड इज माई मेंटर, इज माई गाइड। So anything you want to say about marriage then, मतलब the first, because जैसे अगर एक चीज़ जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि this is where you are and so much love that you have between you guys, तो anything? So एक बहुत इंटेंस बात है जो मैं बोलूँगी, कि मैं बोल सकती हूँ, कोई और लड़की शायद नहीं बोल पाएगी, और ये एक बेटी के लिए स्टेटमेंट देना इज़ अ बिग थिंग, कि यश ने मुझे मेरे पापा से भी ज़्यादा संभाला है। Oh wow. सो सब कुछ मेरे लिए तो वही है। कभी मतलब हर नखरे उठाए हैं, हर चीज़ में बच्चे के जैसे भी समझाया है, यू नो, ऑलवेज अप्रिशिएट किया है, मोटिवेट किया है। और फाउंडेशन भी मैंने जब शुरू किया, जब मैंने उसकी नींव रखी, तब उन्होंने बोला था कि तू टेंशन मत ले, मतलब कहीं पे भी अटकेगी तो आई एम देयर विथ यू। और वो आज तक उस चीज़ को बिना कुछ बोले वो प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। मैम लिटरली ये चौथी बार है ये एपिसोड में, क्या मतलब लिटरल गूज़बम्प्स है ऑनेस्टली। ओके, तो दैट्स व्हाट आई मीन, यही आई थिंक एक वो होता है ना, सपोर्ट आई वुड से इज वन थिंग, जो आई थिंक कोई भी रिलेशन में जो बॉइल्स बैक टू द सेम थिंग। आप कितना कर्मा और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो? 100%। 100%? कर्मा में 100%। और स्पिरिचुअलिटी का कैसा है कि सबकी सोच स्पिरिचुअलिटी को अलग लेके अलग, मेरी अपनी एक अलग सोच है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट कि सिर्फ मतलब भगवान का नाम लेना या मतलब मंदिर में जाके बैठे रहना। हालांकि मैं वो सब करती हूँ क्योंकि उससे मुझे शांति मिलती, उससे मुझे एक बोलते हैं ना कि डायरेक्शन मिलता है, एक गाइडेंस मिलता है, सो मैं करती हूँ। पर मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ये है कि कुछ भी नहीं सोचना, किसी भी चीज़ को जज नहीं करना। कोई भी सिचुएशन में अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो सही सोचना। मतलब
वो तो होगा ही, मतलब वो सब लिखा हुआ है, वो सब होने वाला है, पर ये टाइम पे मुझे कैसे रिएक्ट करना है वो मेरे हाथ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और एक फेमस वर्ड अगर मैं लेके आऊँ साथ में, फेमिनिज्म जो बहुत हर जगह हर अलग अलग तरीकों से यूज होता है। तो आपके लिए अगर मैं, हाउ वुड यू डिफाइन फेमिनिज्म? सो मेरे लिए फेमिनिज्म जैसा एक्चुअल में कुछ नहीं है, और एक्चुअल में वो बहुत बड़ी बात है। ओके। कि एज अ फीमेल आपको वो चीज़ गॉड ने दी है कि जो किसी को नहीं, यू नो, वो एक मातृत्व, एक जो इमोशंस होते हैं, सबकी केयर करना, इतना स्ट्रॉन्ग होना कि आप एक नई जान को दुनिया में ला सकते। ट्रू। तो ये जो स्ट्रेंथ और ये जो पावर है वो भगवान ने सिर्फ हमें दिया है। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ के हमें क्यों किसी और के जैसे होना है, क्यों मेल जैसा होना है? वो तो कभी नहीं बोलते कि हमको भी माँ बनना है, हमको भी आपके जैसे होना है। सो द प्रॉब्लम इज कि फेमिनिज्म की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्राउड टू बी अ वुमन। मेक सेंस। मतलब ऐसे बोलते हैं कि जेंट्स के जैसा होना, उनके बराबर में जाके बैठना। आप बराबर में नहीं, आप हमेशा से भगवान ने ही आपको ऊपर रखा हुआ है। और प्रॉब्लम इसकी जो जो जगह पे आपको ऊपर रखा हुआ है उसका आप ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और आपको किसी और की थाली में घी ज़्यादा लग रहा है और आप उनके जैसा बनने का ट्राई कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर वो थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपना फेमिनिज्म खो रहे हैं। तो सबसे पहले एज अ फीमेल, आपके बाजू में कोई भी बैठी हो, आपके साथ में काम कर रही हो, आपके साथ कोई पढ़ रही हो, आपकी बहू हो, बेटी हो, मदर इन लॉ हो, तो सबसे पहले उसको रिस्पेक्ट करो, उसको मोटिवेट करो, उसको हेल्प करो। वाह। ना कि जाके सबके पास जाके एक दिन वुमेन्स डे आता है और जाके अपना हक मांगना शुरू कर दो कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। तो मेरे लिए फेमिनिज्म ये है। सो ट्रू। एंड आई मीन वेरी, बोलते ना एकदम सही बात है, सोचने वाली बात है ये फॉर श्योर। तो मैम, हमने जैसे ये फेमिनिज्म की बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जानना ही था मेरी, आई हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि मैं अगर किसी कंट्रोवर्सी पे चली गई ना बहुत प्रॉब्लम। नहीं मैम, मैं बोलती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोलती, पर इट्स आपका पर्सपेक्टिव है ये, इट्स अ वैलिड थिंग टू थिंक अबाउट बेसिकली। एज पर माई, यू नो, मैं ऐसा सोचती हूँ सबको, मैं ऑफ कोर्स वो मैम बात वही होती है ना, लोग सुनते सब है, पर वो कितने लोग कितना एक्सेप्ट करें अपने उसमें, वो सबकी अपनी अपनी एक वो होती है। तो मैं आपसे ये जो हमारे डेज होते हैं, जैसे अभी विमेंस डे आता है, मदर्स डे आता है, तो अगर विमेंस डे की स्पेसिफिक बात करूँगी, व्हाट इज विमेंस डे फॉर यू देन? एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग विमेंस डे, क्योंकि पर ऐसे नहीं कि विमेंस डे है सो सिर्फ उस एक दिन के लिए विमेंस एम्पावरमेंट की बात करें। पर विमेंस डे मेरे लिए कभी एक नहीं होता है, मेरे लिए हर दिन विमेंस डे है। सो क्योंकि मैंने ईश्वर के दी हुई नारीत्व को मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, और वो भी बहुत प्राउड से। ट्रू। और मुझे नहीं समझ आता कि उस मतलब एट द सेम डे जाके विमेन एम्पावरमेंट का नारा, मतलब लड़ाई किसके साथ है वो मुझे कभी कभी नहीं। वेरी ट्रू। अगर आप अपने फेमिनिज्म को एक्सेप्ट कर दोगे, क्योंकि वो जो पावर, वो जो शक्ति आपके पास है वो और किसी के पास नहीं है। ईश्वर ने आपको ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है। ट्रू। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को कम आंक रहे हैं, इसलिए हमें जाके जो मेल करते हैं, जो आदमी लोग कर रहे हैं, वो काम हमें सर पे चढ़ाना है और अपनी चीज़ को हम छोटा आंक रहे हैं। एक फीमेल घर, बच्चे, इन लॉज, फैमिली सबको संभालती है, तब जाके एक मेल कुछ मतलब बाहर से कर पाते हैं। दोनों के कर्मा है, दोनों के कर्मा ईश्वर ने डिसाइड करके एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी, एक ये निभाएगी। उससे आगे जाके सपोर्ट में जाके अगर आप खड़े रहना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो करना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट कोई लड़ाई नहीं है, यू नो, कोई कंपैरिजन नहीं है कि
ये बड़ा और ये बड़ा, ऑलरेडी ईश्वर ने आपको बहुत बड़े होते पे रखा। बहुत सही बात है। मतलब जनरली आजकल को ये कि वो एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन बन चुकी है ना कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये कर रही हूँ तो तुम ये करो। मतलब वो डिवाइड करना है कि अगर तो मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम घर का करो। मतलब वो एक बैटल बन चुका है लोगों के बीच में अब। प्रॉब्लम क्या होगी पता है कि जैसे अगर बच्चा बीमार होगा और एट द सेम टाइम वाइफ बोलेगी हस्बैंड को कि तुम चले जाओ, तो वो फुलफिलमेंट हस्बैंड से 100%, ऐसे 5 केसेस हो सकते हैं पर 95 केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो माँ के जाने से ही बच्चे के उसका सुकून मिल जाए, वो स्पर्श की बात जो उसका बीमारी वहीं पे खत्म हो जाए। ट्रू दैट। सो वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि वो टाइम पे अगर माँ क्यों पहुँचे, वो कोई लड़ाई नहीं है, पर वो माँ को ही पहुँचना होगा। माँ जाएगी तो उससे जो हील और जो इफेक्ट आएगा वो पूरा ठीक। तो ये दोनों के कर्मा है कि दोनों को ये काम ऑलरेडी ईश्वर ने दिए हुए हैं। सो पहले उसको रिस्पेक्ट करो, उसके बाद आगे बढ़ने में कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं। ये पॉइंट मैम, मतलब इट्स अ गुड पॉइंट टू थिंक अबाउट एक्चुअली कि हमें हमारा ये काम को हमने छोटा बना दिया कि ये अगर सपोज घर हैंडल कर रहे वॉट एवर इट इज, उसको हम ही खुद छोटा फील करते हैं, तभी हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं वो दूसरा काम करना है। सबसे पहले अपने अंदर की फीमेल को रिस्पेक्ट करो। हाँ, सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर फीमेल होने के बाद दूसरी फीमेल्स को रिस्पेक्ट करो, उनको एक्सेप्ट करो। क्योंकि आज तक कभी ऐसा देखा कि ससुर और बहू की लड़ाई हुई? एग्जाम्पल दे रही हूँ। नहीं। हाँ, दो फ्रेंड्स हैं लड़के, उनमें लड़ाई होगी, कैसी होगी? बहुत जेन्युइन होगी। 2 दिन झगड़ा करेंगे, तीसरे दिन सेम होगी। हाँ। सो प्रॉब्लम वही आता है कि आप एज अ फीमेल दूसरी फीमेल को एक्सेप्ट करने के लिए कितने तैयार हो, उसके बाद आप आगे जाके बात करो। ट्रू दैट, वेरी ट्रू। आपके लिए अगर मैम आपसे पूछूं, आप जहाँ हो इस समय, आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो? इज दिस सक्सेस फॉर यू? सो मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि सक्सेस क्या होता है? आई थिंक सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे। सेटिस्फैक्शन, राइट। सो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि सक्सेस हर किसी के लिए अलग अलग है। हाँ। और सक्सेस हर एज के पड़ाव के का अपना एक अलग सक्सेस होता है। ट्रू। पर एंड ऑफ द टाइम, जैसे मैं बताऊं, जब मैं छोटी थी तो मेरे लिए मतलब एजुकेशन पूरा करना, इतना 12th में परसेंटेज आ गया, मैंने 12th यहाँ तक कर लिया, वो सक्सेस हो गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पढ़ाई का कुछ याद ही नहीं है, वो हो गया, तो वो सक्सेस हो गई, उसके बाद क्या? देन फिर सक्सेस का मायने चेंज हो गए कि जैसे मेरे शादी करनी है। हाँ। वो हो गया कि एक अच्छा लड़का मिल गया, लाइफ पार्टनर मुझे अच्छा मिल गया, ये मेरा सक्सेस। देन मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सब सेटल हो गए, तो वो सक्सेस। फिर जब मैं उस सक्सेस तक पहुंची तो वो बहुत छोटी हो गई। फिर मैंने और सक्सेस के पायने ढूंढ लिए। देन कभी ऐसा था कि मेरे इन लॉज मुझे प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, जब वो हो गया तब वो चीज़ छोटी लग गई। तब हाँ, तब कुछ और नया चाहिए। तो और कुछ नया चाहिए। हाँ। बेटा चाहिए, अगर प्रेगनेंसी है, बेटा आ गया तो मैं सक्सेस हो गई, बेटा आ गया। फिर बेटा या बेटी नहीं है, बेटी आ गई तो मैं सक्सेस हो गई, बेटी भी आ गई। फिर प्रॉब्लम ये है कि जो मिली हुई सक्सेस है उसको हम कैसे सराह के और अच्छे से रखते हैं। वेरी ट्रू। इज दैट ओनली। सो एंड ऑफ द टाइम जो सक्सेस मिली, आगे बढ़ने में सक्सेस है, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो सक्सेस आपको ऑलरेडी मिल गई है उसको भी संभाल के और बैलेंस मेंटेन रखना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सो एज पर मी, मैं ऐसा बोलूँगी कि जो आपको सच में हैप्पीनेस दे और वो हैप्पीनेस आपकी कायम रहे, उससे बड़ी सक्सेस कोई नहीं। तो आपकी सक्सेस यहाँ पे और यहाँ पे है, अदरवाइज उसके मायने तो रोज चेंज। हाँ, मतलब मैं ऑफन आई थिंक अबाउट इट मैम कि इच्छाओं का कोई एंड ही नहीं है। मतलब हर चीज मिलती है, चलो हाँ, वो जो आपने बोला ऐसे 2 मिनट के लिए ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ दिस हैपेंड एंड देन खत्म। मतलब नाउ व्हाट? तीनों का, हाँ, हमने जो हमारे टास्क किए थे, वो ये टाइम पे ये चीज़ करना है, ये टाइम पे ये करना है, इतने बजे बच्चों को देखना है, इतने बजे क्लास है, इतने बजे मीटिंग है, ये सब हो गया। रात को आके घर पे सो गई, पूरा दिन अच्छे से काम कर लिया, सक्सेस मिल गई। फिर
नेक्स्ट डे नई सक्सेस। वेरी ये तो हम भागते ही रहने वाले हैं, कहीं तो एक ब्रेक लगा के सोचना पड़ेगा कि इट्स ओके। कभी मतलब हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों में से मतलब लेने का एक हैबिट करना। हाँ, और ये होता ना कि दिस इज अ वेरी छोटा थिंग टू से बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, और वही एक जो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के बीच का गैप है वो फुलफिल करती है। थैंक यू सो मच मैम, सुपर अमेजिंग सेशन एंड लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। इसलिए मैंने जो फर्स्ट लाइन जो बोली थी कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग लेडी हियर, सो आई मीन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड सुपर विशेस टू यू एंड थैंक यू सो मच मैम।